नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संघ से जुड़ी एक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में मदद के लिए आरएसएस से संपर्क नहीं किया, जिससे पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के लेख में चुनाव नतीजों को अति आत्मविश्वासी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए वास्तविकता की जांच कहा गया है और सुझाव दिया गया है कि नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने में व्यस्त थे और जमीन पर नहीं उतरे। इसमें यह भी कहा गया है कि ये अपने बुलबुले में खुश थे और जमीन पर आवाजें नहीं सुन रहे थे। ये लेख आरएसएस के आजीवन सदस्य रतन शारदा द्वारा लिखा गया है, जिससे संगठन के प्रति भाजपा के रवैये को लेकर संघ परिवार के भीतर की बेचैनी को स्पष्ट पता चलता है। आरएसएस के आजीवन मेंबर रतन शारदा ने लेख में कहा है, ये झूठा अहंकार कि केवल भाजपा नेता ही वास्तविक राजनीति समझ सकते हैं और आरएसएस के चचेरे भाई गांव के मूर्ख थे, व्यंग्य के योग्य है। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी की क्षेत्रीय ताकत नहीं है। शारदा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ता हैं। मतदाताओं तक पहुंचना, पार्टी के एजेंडे को समझाना, साहित्य और वोटर कार्ड बांटना आदि नियमित चुनावी काम इसकी जिम्मेदारी है। चुनाव नतीजों का दोष बीजेपी पर मढ़ते हुए लेख में कहा गया है कि 2024 के आम चुनावों के नतीजे अति आत्मविश्वास वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक के रूप में आए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी का 400 प्लस का आह्वान बीजेपी के लिए एक लक्ष्य था और विपक्ष के लिए एक चुनौती थी। लक्ष्य मैदान पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं होते हैं। चूंकि वो अपने बुलबुले में खुश थे, मोदी जी की आभा से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे, वो जमीन पर आवाजें नहीं सुन रहे थे। शारदा ने सुझाव दिया कि नए जमाने के सोशल मीडिया समर्थित सेल्फी संचालित कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने समर्थित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भाजपा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शारदा ने कहा कि अगर बीजेपी के स्वयंसेवक आरएसएस तक नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने क्यों सोचा कि उसकी जरूरत नहीं है। रतन शारदा के लेख में यह भी सुझाव दिया गया है कि मोदी मैजिक की कुछ सीमाएं हैं। लेख में कहा गया है, ये विचार कि मोदी जी सभी 543 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसका एक लिमिटेड वैल्यू है। यह विचार तब आत्मघाती हो गया जब उम्मीदवार बदले गए, स्थानीय नेताओं की कीमत पर थोपे गए और दल बदलू को अधिक महत्व दिया गया। देर से आने वालों को समायोजित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसदों की भी बलि देना दुखद है। लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से किसी तरह की टिप्पणी सामने आई। इस दौरान उन्होंने मणिपुर पर भी बयान दिया और विपक्ष को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इसे विपक्ष कहते हैं, इसे विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। वो विपक्ष हैं, एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। इसके अलावा सेवक शब्द पर भी बयान दिया। सेवक शब्द के उस बयान को पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कहा था और अब आरएसएस चीफ ने कहा है, एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावों को युद्ध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, गरिमा से लड़ना चाहिए, लेकिन इस बार गरिमा से नहीं लड़ा गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के मणिपुर पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता भी टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने कहा है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, ये राजधर्म निभाने की सीख का सीजन 2 है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी पर कहा कि अपने एक चुनावी भाषण में मोदी ने मुझे भटकती आत्मा कहा था। अच्छा है कि उन्होंने ऐसा कहा। मोदी के अनुसार आत्मा सदैव बनी रहती है और ये आत्मा उन्हें परेशान करती रहेगी। इसके साथ ही पवार ने कहा कि क्या मोदी को पद की शपथ लेने से पहले लोगों का जनादेश मिला था? क्या उन्होंने जनता की सहमति ली? उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने सरकार बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और टीडीपी की मदद ली है। कांग्रेस पार्टी के नेता रागिनी नायक ने 2 वीडियो क्लिप ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने उन्हें लाइव कार्यक्रम में गाली दी है। नायक ने जो 2 क्लिप शेयर किए हैं, उनमें एक 16 सेकंड की है और दूसरी 14 सेकंड की है। इन दोनों ही क्लिप में अपने जवाब के बाद रजत शर्मा कुछ बुदबुदाते दिख रहे हैं। उसे गौर से सुनने समझने पर यह पता लग रहा है कि शर्मा ने जो कहा वो आपत्तिजनक है। रागिनी ने ट्वीट कर लिखा है, पहला वीडियो एक्स पर मेरे संज्ञान में लाया गया। इसमें रजत शर्मा ऑन एयर मुझे एक भद्दी गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने फैक्ट चेक किया, चैनल से इसी वीडियो का रॉ फुटेज निकाला। पत्रकारिता का इससे गिरा हुआ स्तर क्या होगा?
कोई जवाब है आपके पास राजेश शर्मा? राजेश शर्मा का कथित तौर पर गाली देने वाली वीडियो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राजेश शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व हैं, उनके अपने राजनीतिक झुकाव हैं, लेकिन कांग्रेस की एक प्रमुख प्रवक्ता जो कि एक महिला हैं, उनके लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में बिना शर्त सार्वजनिक माफी की तत्काल आवश्यकता है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन का नेता चुना गया है, यानी अब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जीत मिली है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव सितंबर तक होने की संभावना है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा पार्टी और मंत्रालय दोनों का काम साथ संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल हैं। इनमें एक नाम विनोद तावड़े का भी है। तावड़े बीजेपी के महासचिव हैं, महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं। तावड़े को बी एल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। वो मराठी हैं। इस रेस में बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी शामिल है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। नीट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उस परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका डाली गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के साथ इससे जुड़ी बाकी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है, यानी काउंसलिंग जारी रहेगी। नीट को लेकर उठ रहे सवालों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की डीजी सुबोध कुमार सिंह ने शनिवार 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुबोध कुमार ने कहा था कि नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के गजा इजरायल संघर्ष विराम को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में पूरी तरह से संघर्ष विराम, हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जैसी मुख्य बातें हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने सिखों को लेकर दिए बयान पर माफी मांगी है। कामरान अकमल ने कहा है कि उन्हें अपनी बयान पर खेद है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कामरान अकमल के बयान पर कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। कामरान अकमल ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे अपने बयान पर खेद है और मैं हरभजन सिंह और सिख समुदाय से माफी मांगता हूँ। मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का सम्मान करता हूं। मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। कामरान अकमल के बयान पर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। लाख दी लानत तेरे कामरान अकमल, अपने मुंह खोलने से पहले तुम्हें सिखों का इतिहास जानना चाहिए। हम सिखों ने आपकी माताओं और बहनों को तब बचाया है जब आक्रमणकारियों ने उनका अपहरण कर लिया था। समय हमेशा 12 बजे ही था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको एहसानमंद रहना चाहिए। कामरान अकमल ने भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए मैच के दौरान पाकिस्तान न्यूज चैनल के शो में कहा, आखिरी ओवर तो अर्शदीप सिंह ने कराना है, वो वैसी लय में नहीं नजर आ रहे हैं, 12 बज गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।